विशेष रूप से ध्यान रखें कि 15% ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट और सेकंड दो ही राउंड हैं। कौन कौन बच्चा जो है वो सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। इसलिए चॉइस फिलिंग के दौरान कॉलेज का फीस स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज रूरल एंड ट्राइबल एरिया। हाँ, किसी की स्टेट प्रायोरिटी बनती है, किसी की फीस प्रायोरिटी बनती है, किसी की मेडिकल कॉलेज की एक्सेलेंस प्रायोरिटी बनती है। तो अलॉट होते ही कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार करें। और इस सेल के अंदर हम हर वो आपको ज़रूरी चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष सुंडा और मेरे साथ हैं डॉक्टर राकेश रोहेला। आज हम डिस्कशन करेंगे नीट 2020 यूजी काउंसलिंग। और इस काउंसलिंग में एक बेहतर कॉलेज के अलॉटमेंट के लिए आवश्यक है कि स्टूडेंट के पास विभिन्न कॉलेजेस के बारे में, काउंसलिंग के बारे में बारीक जानकारियों का संग्रह हो। और ये सारी जानकारियां आज हम इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। इस वीडियो के एक एक तथ्य को आप अच्छी तरह सुने और काउंसलिंग में इन तथ्यों का आप इस्तेमाल करें ताकि एक बेहतर कॉलेज का अलॉटमेंट आपको हो सके। तो यह काउंसलिंग MCC के द्वारा करवाई जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत गठित एक कमेटी है, मेडिकल काउंसलिंग कमेटी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं MCC के द्वारा 15% ऑल इंडिया कोटा सीट्स का अलॉटमेंट होगा, 100% सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का अलॉटमेंट होगा। उसके बाद में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर DU आ रहा है, AMU आ रहा है, BHU आ रहा है। और उसके बाद ESI के कॉलेजेस, FMC, और उसके बाद में सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स वर्धमान महावीर, सफदरजंग और अटल बिहारी वाजपेयी विद RML। उसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट जो इस साल जुड़ा हुआ है 100% एम्स एंड 100% जिपमेर की सीट्स MCC के द्वारा ही अलॉट होनी है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि 15% ऑल इंडिया कोटा के अलावा जहां सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की बात आ रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इसकी 15% ऑल इंडिया कोटे से भरी जाएगी, जबकि 85% स्टेट कोटे से। सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स जो लिखा गया है, जहां पे वर्धमान महावीर, सफदरजंग है, अटल बिहारी वाजपेयी RML है, इनमें भी 15% ऑल इंडिया कोटा और 85% इंस्टीट्यूशनल कोटा के अलॉटमेंट होंगे। लेकिन ये काउंसलिंग दोनों कोटा के लिए MCC के द्वारा ही आयोजित होनी है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कैसे MCC की काउंसलिंग में अपन भाग लेंगे। तो दोस्तों, काउंसलिंग में आगे बढ़ने के लिए MCC की वेबसाइट पे बहुत अच्छा स्टेप दिया हुआ है, एक एक चीज़ की पूरी जानकारियाँ दी हुई है। मैं स्टूडेंट्स को सजेस्ट करूँगा कि MCC की वेबसाइट पे सारी चीज़ों की वो स्टडी करें। काउंसलिंग का शेड्यूल आप तक पहुँच चुका है, 4 राउंड होने हैं, उनका शेड्यूल दे रखा है। पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, FAQs हैं, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है, रजिस्ट्रेशन है, वो 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और 2 नवंबर तक वो रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। देखिए, रजिस्ट्रेशन और पेमेंट ये अलग प्रोसेस है, चॉइस फिलिंग अलग प्रोसेस है और चॉइस लॉकिंग एक अलग प्रोसेस है। तो रजिस्ट्रेशन आपका 27 से स्टार्ट हो जाएगा और उसके बाद में आप चॉइस फिलिंग जो है वो 28 से स्टार्ट कर सकते हैं और उसको 2 नवंबर तक रात को 11:59 तक आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं और फिल करने के बाद में आप उसको लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है, एक बार चॉइस लॉक होने के बाद में वो चेंज नहीं होगी। आप चाहे MCC को अप्रोच कर लें तो भी वो आपकी चॉइस जो है वो चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए अच्छे से आपको उसके ऊपर होमवर्क करना पड़ेगा, बहुत ही सोच समझ कर आपको अपनी चॉइस की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो भरनी पड़ेंगी और उसके बाद में ही उसको लॉक करना है। 3rd और 4th नवंबर ये MCC अपना प्रोसेसिंग का टाइम लेगी और 5th नवंबर को फर्स्ट जो राउंड है उसका रिजल्ट आ जाएगा। अगर आपको फर्स्ट राउंड के अंदर आपकी मनमर्जी का कॉलेज मिल जाता है, ठीक है, तो आप उसको 6th से लेकर 12th तक आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड राउंड के ऊपर। तो 18 नवंबर से लेकर 22 नवंबर, तो जो प्रोसेस आपने फर्स्ट राउंड के लिए किया वही सिमिलर प्रोसेस आपको यहाँ पे सेकेंड राउंड के लिए करना है। यहाँ पे पूरा टाइम फ्रेम जो है वो दिया हुआ है। 19 से लेकर 22 तक आप अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं और उसको लॉक कर सकते हैं। 23 और 24 नवंबर को रिजल्ट जो एनालिसिस है वो होगा MCC का और 25 नवंबर को MCC सेकेंड राउंड का रिजल्ट जारी कर देगी। तो दोस्तों, विशेष रूप से ध्यान रखें कि 15% ऑल इंडिया कोटा के फर्स्ट और सेकंड दो ही राउंड है। थर्ड मॉपअप और फोर्थ स्टे वैकेंट सीट्स का जो राउंड है वो सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़, इन्हीं के लिए है। अभी आपको MCC के बारे में आइडिया लगा।
अब हमारा एक नॉर्मल सा क्वेश्चन दिमाग में रहता है कि इस वेबसाइट पे पंजीकरण कैसे किया जाए, रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाए और चॉइस फिलिंग जो है वो कैसे की जाए। तो उसके स्टेप्स मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमें एमसीसी की वेबसाइट पे जाना है, जिसका एड्रेस आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब आप एमसीसी की वेबसाइट पे जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं mcc.nic.in और ये यूजी मेडिकल काउंसलिंग यहाँ पे ये टैब है। इसको जब क्लिक करते हैं तो फिर न्यू रजिस्ट्रेशन का टैब यहाँ पे खुल जाता है और इसको क्लिक करने पर आगे का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। स्टूडेंट जब रजिस्ट्रेशन के लिए एमसीसी की वेबसाइट पे जाएगा तो उसके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उनमें से कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे क्लेरिफाई करना चाहेंगे। यदि आप रजिस्ट्रेशन के दौरान रजिस्ट्रेशन नहीं करते और आप चॉइस फिलिंग नहीं करते तो आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं होगी। इस बात का आप ध्यान रखिए। इसका मतलब 27 से रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है और उसके बाद में 28 से आपकी चॉइस फिलिंग। ये दो इंपॉर्टेंट काम आपको सबसे पहले करने हैं फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट करने के लिए। अब उसके दिमाग में एक चीज़ हो सकती है कि जब मैं रजिस्टर करूंगा तो मुझे क्या क्या इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पे कैसा फॉर्म होगा जो मुझे भरना पड़ेगा। जो भी आपने एनटीए का जब फॉर्म भरा था और उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी थी, उन्हीं में से कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे वहाँ पर मांगी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में ये आ सकता है कि जब ऑनलाइन काउंसलिंग करवाएंगे तो उस वक्त हमारे पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैक्सिमम बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमें चाहिए। ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के वक्त कोई भी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। डॉक्यूमेंट की ज़रूरत तब होगी जब आप किसी कॉलेज को ज्वाइन करोगे। वहाँ पे जाके आप किसी कॉलेज को ज्वाइन करोगे तो वहाँ पे जो आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। ऑनलाइन काउंसलिंग करवाते वक्त आपको कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन के बाद इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू होता है पेमेंट ऑफ फी। अपन लोगों का मुख्य कंसर्न ऑल इंडिया 15% कोटा है या फिर सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं। इनके लिए जनरल कैटेगरी के बच्चे को नॉन रिफंडेबल रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 और रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट 10,000 मीन्स टोटल 11,000 रुपये जमा कराने हैं। नेक्स्ट अपन बात करें रिजर्व कैटेगरीज ओबीसी, एससी, एसटी, फिजिकली डिसेबल्ड, इनके लिए जस्ट हाफ फीस, रजिस्ट्रेशन फीस 500 और रिफंडेबल सिक्योरिटी अमाउंट 5,000, ये जमा कराने हैं 5,500 रुपये। दोस्तों, रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ द फी के बाद में तीसरा इंपॉर्टेंट स्टेप शुरू होता है चॉइस फिलिंग। कॉलेजेस की चॉइस स्टूडेंट्स को अपनी इंडिविजुअल बनानी है। कुछ ऑल इंडिया लेवल की कॉलेजेस हैं, उनको पहले प्रायोरिटी में रखनी है, उसके बाद में अपनी इंडिविजुअल प्रायोरिटीज स्टेट वाइज आपको बढ़नी है। एमसीसी ने एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जारी किया है जिसमें कहा गया है कि जब भी आप चॉइस फिलिंग करें वहाँ पे हर कॉलेज का वेबसाइट और बेसिक जानकारियाँ दी गई हैं। इसलिए चॉइस फिलिंग के दौरान कॉलेज का फी स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज रूरल एंड ट्राइबल एरिया, ये 3 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हर स्टेट और कॉलेज वाइज फी स्ट्रक्चर अलग अलग है, तो स्टूडेंट्स को अपनी कैपेसिटी के अनुसार फी स्ट्रक्चर को भी ध्यान रखना है। कुछ स्टेट्स में बॉन्ड बनवाया जाता है सर्विस का, रूरल ट्राइबल एरिया का, वो भी आप देख सकते हैं। हालांकि बॉन्ड वाली चीज़ें स्टेट टू स्टेट फाइनली वेरी करती हैं कि स्टेट उस बच्चों को सर्विस देता है तो ही बॉन्ड अप्लीकेबल होता है, अन्यथा अगर स्टेट सर्विस नहीं दे रहा है तो बॉन्ड ऑटोमेटिक अप्लीकेबल नहीं होता। फी स्ट्रक्चर आप स्पेशली देखें ताकि आपके द्वारा कोई ऐसी कॉलेज का चयन नहीं हो जिसकी फ़ीस आप पे ही नहीं कर पाए। तो दोस्तों, आप बहुत ही सावधानी और सारी जानकारियों के साथ चॉइस फिलिंग करेंगे और जब आपकी चॉइस फिलिंग कंप्लीट हो जाती है, आप उसकी अच्छी तरह से स्टडी कर लेते हैं, तो फिर आपको चॉइसेस को लॉक कर देना है। एक चीज़ ध्यान रखें, एक बार लॉक कर दिया फिर वो अनलॉक नहीं होगा, फिर वही सीक्वेंस जो है वो आपको रखनी पड़ेगी। लास्ट डेट का इंतज़ार नहीं करें। यद्यपि यह सही है कि अगर आपने चॉइस फिलिंग कर दी और लॉक नहीं किया तो लास्ट डेट को वो ऑटोमेटिकली लॉक हो जाता है, लेकिन आप उसके भरोसे रहने की बजाय अपनी सावधानीपूर्वक चॉइस भर के और लॉक करें और लॉक करके चॉइस का प्रिंट आउट भी आप जनरेट कर लें। इसके बाद एमसीसी के द्वारा आपकी चॉइस जो भरी हुई है रैंक के अनुसार उस पर पूरा एक्सरसाइज किया जाएगा और आपको सीक्वेंस से कहाँ कॉलेज अलॉट होता है, कौन सी चॉइस का आपके रैंक के अनुसार अलॉटमेंट होता है, वो कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा। जिन स्टूडेंट्स को फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होता है तो अलॉट होते ही कॉलेज में रिपोर्ट करने के लिए आवश्यक है कि आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स पहले से तैयार रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण स्टेप है, तो मैं आपको शॉर्ट में जानकारी देना चाहूँगा कि रिपोर्टिंग के वक्त कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। पहली बात, सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास ओरिजिनल होने चाहिए और साथ में उनकी अटेस्टेड फोटोकॉपी भी होनी चाहिए। सबसे पहले एमसीसी ने लिखा अलॉटमेंट लेटर,
इशूड बाय एमसीसी। जब आपको कॉलेज अलॉट होगा तो अलॉटमेंट लेटर जारी होगा। यहाँ पर आपका एनटीए का, नीट का एडमिट कार्ड और रिजल्ट रैंक लेटर जो पहले से आपके पास मौजूद है। डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट, जिन बच्चों की 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ है उनको अलग से कोई सर्टिफिकेट नहीं देना। अगर 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो अलग से सर्टिफिकेट आपको देना है। अब क्लास 10th का आपका सर्टिफिकेट हो गया, 12th का सर्टिफिकेट हो गया और 12th की आपकी मार्कशीट हो गई। कुछ बोर्ड्स में मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट कंबाइंड काम में आता है तो वो दोनों का काम एक सर्टिफिकेट कर देगा। 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स और साथ में ध्यान रखें सेम जो एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई है वही 8 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स आप रखें। प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो आपको अलॉट हुआ है ऑनलाइन जनरेटेड होगा। उसके बाद में आईडी प्रूफ एक हो गया, आधार, पैन, ड्राइविंग जो भी आपके पास है। ये एनआरआई बच्चों के लिए है, अपने से ज़्यादा संबंधित नहीं है। उसके बाद में बात आ जाती है उन स्टूडेंट्स की जिन्होंने किसी कैटेगरी का बेनिफिट लिया है, उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट। SC ST OBC NCL डिसेबिलिटी या जनरल EWS जो भी आपके कैटेगरी अप्लीकेबल है उसका सर्टिफिकेट आपके पास हो। सर्टिफिकेट के बारे में भी बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं, तो ये सर्टिफिकेट आपका जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जारी होता है वो सर्टिफिकेट आपके पास में हो। मोस्टली ये इंग्लिश लैंग्वेज में होता है, लेकिन कुछ लोगों के पास हिंदी का सर्टिफिकेट भी होता है। बेसिकली दोनों मान्य होते हैं, लेकिन कुछ स्टेट्स केवल और केवल इंग्लिश के सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं। इसलिए यदि आपके पास नहीं हो तो पुराने सर्टिफिकेट के आधार पर आप नया सर्टिफिकेट अपना बनवा लें। राउंड फर्स्ट में आपको मान लीजिए कोई कॉलेज जो भी आपने लिस्ट भरी है उसके अकॉर्डिंग अलॉट हो गया। अब उसके बाद में दिमाग आता है कि नहीं, मुझे वो कॉलेज पसंद नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी रैंक के अनुसार मुझे इससे अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, तो हम राउंड सेकंड के लिए जाएंगे। तो उस वक्त बच्चे के दिमाग में एक सवाल रहेगा कि सर जो राउंड फर्स्ट में कॉलेज मिल गया है क्या हमें उसको ज्वाइन करना ज़रूरी है क्या? तो इसका आंसर देखते हैं। राउंड फर्स्ट में अगर आपको कोई कॉलेज मिल गया है तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप जाकर वहाँ पर उस कॉलेज को ज्वाइन करें। राउंड फर्स्ट में सीट मिलने पर 2 ऑप्शन आपके पास ओपन होते हैं। एक ऑप्शन आप उस सीट को छोड़ सकते हैं, दूसरा अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा जिसमें लिखा होगा कि आप सीट अपग्रेड करना चाहते हैं क्या। तो अगर आपने वहाँ पे यस टिक किया है तो आप ऑटोमेटिक ही सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, और अगर ज्वाइन नहीं भी करते हैं तो भी आप सेकंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। आप सेकंड राउंड के अंदर जो भी अभी हमने देखे थे टाइम पीरियड, उसके अकॉर्डिंग आप दोबारा से अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन कौन बच्चा जो है वो सेकंड राउंड के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वहाँ पे 5 फैक्टर्स हम डिस्कस करेंगे 1 बाय 1, जिसमें से पहला फैक्टर है रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स हु डिड नॉट गेट एनी सीट अलॉटमेंट इन द फर्स्ट राउंड। आपने फर्स्ट राउंड में रजिस्टर किया, आपने चॉइस भरी, लेकिन आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको सीट नहीं मिली, तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा कौन कर सकता है, वो जिन्होंने फर्स्ट राउंड में जब सीट मिली तो उसको यस कर लिया, कॉलेज ज्वाइन कर लिया और साथ ही साथ अपग्रेड में टिक कर दिया, वो भी सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। थर्ड, जिनको फर्स्ट राउंड में सीट तो मिल गई लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि उनको अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं मिली और उनको लगता है कि सेकेंड राउंड में मुझे अच्छी आगे वाली सीट मिल जाएगी, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, वो भी सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। फोर्थ, अगर फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज मिली है उससे आपने रिजाइन कर दिया, रेजिग्नेशन दे दिया, तो भी आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। फिफ्थ, ये एक बहुत ही स्पेशल केस है, इसमें मान लीजिए आपने फर्स्ट राउंड में आपको सीट मिल गई, लेकिन जब आप वहाँ पे एडमिशन लेने गए तो आपका कोई ना कोई वहाँ पे या तो कैटेगरी का या फिर किसी डॉक्यूमेंट की वजह से आपका वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई, आप ज्वाइन नहीं कर पाए। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी कैटेगरी में अप्लाई किया लेकिन आप उसके लिए फिट नहीं बैठते, तो उस कंडीशन में आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल कर दिया जाएगा और फिर जो अपडेटेड कैटेगरी है, जो भी नई कैटेगरी है, आप सेकेंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये 5 फैक्टर हैं जो बच्चे जो हैं वो सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल हैं। तो ये थी मूल जानकारियाँ, और भी बहुत सारे तथ्य हैं जो स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए। इसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एमसीसी की वेबसाइट को आप रेगुलर विजिट करें, FAQs से गोन थ्रू हों। साथ ही पीसीपी की काउंसलिंग सेल बनी हुई है जो एक एनरिच्ड सेल है डॉक्टर राकेश रुहेला सर के नेतृत्व में। तो मैं चाहूँगा डॉक्टर राकेश रुहेला सर पीसीपी काउंसलिंग सेल के बारे में स्टूडेंट्स को बताएं। थैंक यू वेरी मच सर। हमने स्टूडेंट्स के लिए पीसीपी की काउंसलिंग सेल का फॉर्मेशन किया है
और इस सेल के अंदर हम हर वो आपको ज़रूरी चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे जो आपकी एक अच्छे तरीके से अच्छे कॉलेज के अंदर सीट अलॉट होने में आपकी हेल्प करेगा। सबसे पहले हम लेते हैं कि काउंसलिंग क्राइटेरिया डिफर फॉर एवरी रैंक। हम जानते हैं कि हर एक रैंक के बाद जो काउंसलिंग का क्राइटेरिया है वो डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि जो टॉप रैंक्स होती हैं उनके अंदर काउंसलिंग का क्राइटेरिया अलग रहता है। उसके बाद में 1000 to 5000 क्राइटेरिया अलग हो जाता है, 10,000 के बाद में क्राइटेरिया अलग हो जाता है। फिर हर एक स्टूडेंट की जो इंडिविजुअल अप्रोच है वो अलग होती है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो हाई फीस पे कर सकते हैं, तो वो अच्छे कॉलेज के अंदर जहाँ पे फ़ीस हाई है वहाँ पे भी जा सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हाई फीस पे नहीं कर सकते, तो उनको उस कॉलेज को अवॉइड करना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि वो स्टेट कॉलेजेस को ही प्रेफरेंस दें। कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि वो डेफिनेटली बाहर वाले कॉलेज को भी प्रेफर कर सकते हैं, वो बाहर दूसरे स्टेट में जाके रह सकते हैं। तो ये काउंसलिंग का जो ये क्राइटेरिया होता है वो हर एक स्टूडेंट के लिए डिफ़र होता है, ठीक है। वहाँ पे इंडिविजुअल अप्रोच जो है वो अप्लाई होती है। फिर जैसे कि अभी बताया, हर एक स्टूडेंट की जो प्रायोरिटी होती है वो भी डिफरेंट होती है। किसी की स्टेट प्रायोरिटी बनती है, किसी की फ़ीस प्रायोरिटी बनती है, किसी की मेडिकल कॉलेज की एक्सेलेंस प्रायोरिटी बनती है। तो वहाँ पे 1 by 1 एक डिस्कशन होना बहुत ही ज़रूरी है। आप लोगों की हेल्प के लिए एक काउंसलिंग सेल बनाइए जो 100% डेडिकेटेड है आप लोगों को एक साइंटिफिक तरीके से काउंसलिंग करवाने में और आपकी मनपसंद कॉलेज दिलवाने में। थैंक यू राकेश सर। तो मैं सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा कि नीट की काउंसलिंग के लिए आपको किसी भी तरह के सहयोग की आवश्यकता हो तो पीसीपी काउंसलिंग सेल में आपका स्वागत है। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अलॉटमेंट ऑफ ए बेटर मेडिकल कॉलेज। एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में गवर्नमेंट MBBS सीट के अलॉटमेंट के लिए मैं आपको शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। नमस्कार। एक अच्छा कॉलेज आपको मिले, इसके लिए आपको पीसीपी की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।